बैक टू आवर वेकअप टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में जानकारी, डेफिनेशन है, जितनी भी डेफिनेशन है वो सारे डेफिनेशन हमने इस चैप्टर में कवर की है। उसमें 20 डेफिनेशन है और उसके साथ हम पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी देंगे, उस फार्मूले से आप सारे सेक्शन याद रख सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, या पुलिस डिपार्टमेंट में या पीएसआई है, जो लॉ, साथ ही साथ जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। दोस्तों लॉ के जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़े से बोरिंग होते हैं पढ़ने में या हमें एक्सप्लेन करने में भी, जिसमें वो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसे हम अदर सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसको कुछ चीज़ों में हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, हमें उसको याद ही रखना पड़ता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको सिंपल भाषा में समझा देंगे। ये जरूर ये बोरिंग होता है पर हमें एग्जाम के लिए पढ़ना ही है, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है हमें बोरिंग लगे या अच्छा लगे, हमको तो पढ़ना है पढ़ना है, हमें मार्क से मतलब है। देखो दोस्तों उसमें 20 डेफिनेशंस है, कोड से चालू होती है साइन तक। तो ये सेक्शंस है, एक पहला सेक्शन, दो सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, ये जो सारे सेक्शंस है ये पूरे ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि सेक्शन 2 सीपीसी क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, डिग्री डेफिनेशन है, सेक्शन 14 क्या है, ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर का डेफिनेशन है। तो इसके जो नंबर है हमें याद करने पड़ते हैं। तो देखते हैं आगे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। जब भी आप एग्जाम में जाते हो तो ये फॉर्मूला याद करना है, CD3 GF2 J3 LM2 OP3 RS2। ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। अभी जैसे C एक नंबर पे आता है तो हमें याद करना है कि सेक्शन 1 में क्या है। ये आपको फॉर्मूला लिख के रखना पड़ेगा कहीं तो भी, आप जब भी एग्जाम में जाएंगे जो आपका रफ पेपर होता है उसको साइड में लिख दीजिए और उसको नंबरिंग कीजिए। जैसे इसको 1 नंबर, इसको 2, 3, 4 तक ये आएगा, जी आएगा 5 नंबर पे, ये 6, 7 में ये आएगा, 8 नंबर पे जे आएगा। तो इस तरह से आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सेक्शन अगर है, अगर आप ये फॉर्मूला अगर लिख के रखते तो आपको पता चलेगा कि मेरा 6 नंबर पे ये आ रहा है फॉरेन कोर्ट आ रहा है, 7 नंबर पे फॉरेन जजमेंट आ रहा है। तो इस तरह से आप सारे सेक्शन इसमें से याद कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी 12 नंबर को है तो आपको हर चीज पर नंबर देना है। मूवेबल प्रॉपर्टी है 12 और 13, तो ये नंबर भी आप इसके साथ साथ लिख सकते हैं। और ये जो J3 है मतलब क्या है, जज जजमेंट जजमेंट डिबेटर, ये सीक्वेंस में है, ये हो गए J3 8, 9, 10। तो ये फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट निकालिए और इसको रट्टा मारिए, एग्जाम में जाएंगे तो इसको लिखना है आपको, ठीक है। तब अब हम आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, पूरे 20 सेक्शन की डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोड पे तो नहीं आते। कोड मतलब क्या है, इंक्लूडिंग रूल। अभी इसको क्या बताएंगे, इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। इसको इसमें रूल होता है, इंक्लूड रूल्स, कोई नियम अगर बनाया है तो उसे इस सीपीसी में उसको कोड कहा जाएगा। कोई भी नियम अगर कानून बनता है तो उसको कोड कहा जाएगा इस भाषा में। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोड मीन्स क्या है, इंक्लूड रूल्स, इंक्लूड प्रिंसिपल। आप में वो आपको बोलेंगे कि इसमें से गलत आइडेंटिफाई करो, इसमें चूज द राइट वन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या है, अभी डिग्री की डेफिनेशन, डिग्री क्या होता है, डिग्री फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो भी केस चल रही है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। दोस्तों सिविल और क्रिमिनल, पहले हम ये समझ लेते हैं सीपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। सीआरपीसी, ये सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। या क्रिमिनल मतलब क्या होता है, दंडनीय, मतलब कोई बड़ा गुनाह है, मर्डर वगैरह, तो उसमें क्या होता है
क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं और उसका प्रोसीजर सीआरपीसी से फॉलो किया जाता है। उसमें दंड देने का प्रावधान रहता है, मतलब उसको उम्र कैद है या 2-3 साल की जेल है। इसमें जेल नहीं होती, इसमें क्या होता है, कॉम्पनसेशन मिलता है। मतलब जैसे तो फैमिली डिवोर्स है, डिवोर्स कहाँ आएगा, सीपीसी में आएगा। सिविलियन, जो भी सिविलियन नॉर्मल केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। अगर कोई सपोज किसी ने एग्रीमेंट किया है, किसी का अगर किसी मान लीजिए सोसाइटी ने किसी ऑर्केस्ट्रा को बुलाया है पर वो ऑर्केस्ट्रा उस दिन नहीं आता पर एडवांस ले चुका है, तो उसके ऊपर केस फाइल होगी सीपीसी के अंदर। वो सोसाइटी वाले केस फाइल करेंगे, बोलेंगे कि आप नहीं आए थे, इसका हमें जुर्माना दीजिए, तो वो सीपीसी में आता है। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलता है, यहाँ का सीआरपीसी में पनिशमेंट मिलती है। तो जो भी रिजल्ट होता है सिविल प्रोसीजर कोड के, मतलब इसमें इस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो भी निर्णय होता है, रिजल्ट होता है, उसे डिक्री कहते हैं। तो मीन्स क्या है यहाँ पे बताया गया, फॉर्मल, ये भी पूछते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन, ये होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, इतना याद रखिए। ये प्रिलिमिनरी भी होता है, फाइनल भी होता है। प्रिलिमिनरी मतलब केस क्लोज नहीं हुई पूरी तरह से और कोर्ट हो सकता है, रिलीज कर सकता है। फाइनल होने पे भी एक डिक्री रिलीज कर सकता है। ऐसा लास्ट में ही डिक्री रिलीज होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें इंक्लूड क्या है। इट डीम्ड टू बी इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मतलब कोई कंप्लेनेंट है, अगर उसने फाइल किया है कोई केस और उसकी फाइल रिजेक्ट होती है तो भी उसे डिक्री ही माना जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, सेक्शन 41-44 में जो डिटर्मिनेशन है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। पर उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता, डिक्री में होता है अगर कोई एडजुकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, कोई निर्णय दिया गया है पर उसके अगेंस्ट अपील लाइज हो रही, मतलब अब निर्णय गलत है और उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, तो उस निर्णय को डिक्री नहीं माना जाएगा। डिक्री मतलब उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखनी है। एनी ऑर्डर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कोई कंप्लेंट फाइल की है, उसमें कुछ क्यूरी निकली है तो उसके अगेंस्ट डिक्री नहीं रिलीज हो सकती। तो वही बोला है यहाँ पे कि ये डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट के लिए अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो उसे डिक्री नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ी कोर्ट की भाषा है, समझने में बहुत बोरिंग लगती है, या तो इसका अर्थ अलग भी हो सकता है। यहाँ हर कोई अलग अलग भी मीनिंग लगा लेते हैं, ये बहुत कोर्ट में जजेस भी अपने अपने किताबें निकाल के बैठते हैं। तो हमको ये सिंपल भाषा में यहाँ पे रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। डिक्री में शॉल नॉट इंक्लूड, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिक्री। यहाँ पे अपील करते हैं, डिसमिसल है, ये दो वर्ड्स याद रखने के कि ये डिक्री में नहीं आते, ठीक है दोस्तों। डिक्री होल्डर मतलब क्या है, जिसके फेवर में डिक्री पास हो गई है वो डिक्री होल्डर। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, अब ये तो सभी को पता है, लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, मतलब सिविल कोड का ज्यूरिडिक्शन जहां पे है उसको डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फॉरेन कोड की डेफिनेशन क्या है। फॉरेन कोड के बारे में यह बताया गया, कोड सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बाहर कोड सिचुएटेड है एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे भारत सरकार ने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, उसे फॉरेन कोर्ट माना जाएगा। और उस फॉरेन कोर्ट का कोई भी जजमेंट आएगा तो उसे फॉरेन जजमेंट माना जाएगा। आगे देखते हैं गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ये वर्ड आप याद रखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के आ गया और आपको बोलेंगे कि बताइए ट्रू और फॉल्स है क्या, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करेक्ट कर देते हो, आपके मार्क गए समझो। यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नमेंट प्लीडर सीपीसी में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और वो प्लीडर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लीडर, और सरकार की तरफ से काम करता है, ठीक है। उसमें और एक डेफिनेशन पूछी जाती है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट। अभी अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट क्या है, वहां पे तो बहुत कम पॉपुलेशन है, तो हमको लगता है अंडमान निकोबार चेन्नई के पास है, तो चेन्नई में होगा।
पर ऐसा नहीं है। मद्रास मतलब मद्रास हाई कोर्ट से जुड़ा होगा ऐसा लगता है, पर ये जुड़ा है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इस पे क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार किस कोड से जुड़ा हुआ है। तो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, अगर उनको हाई कोर्ट जाना है तो उनको कोलकाता हाई कोर्ट में केस फाइल करनी होगी। ये क्यों इतना दूर फेंक दिया है पता नहीं, पर ये है। अंग्रेजों के टाइम में ये बनाया है 1908 में, तो उन्होंने बनाया है तो उनके हिसाब से बनाया होगा। मे भी हो सकता है कि मद्रास में फ्रेंच लोग थे तो उन्होंने उस टाइम अंडमान निकोबार को इसके साथ जोड़ दिया, कोलकाता के साथ। यहाँ पे अंग्रेज थे, पर उसको अभी तक उसे चेंज भी नहीं किया गया इतने दिनों बाद भी। ठीक है, क्या मगर किसी बंदे को हाई कोर्ट जाना होगा तो वो क्या कलकत्ता जाएगा इतनी दूर? एरोप्लेन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और शिप से तो 10-15 दिन तो लग जाएंगे उसको आने जाने में। ठीक है, आगे देखते हैं जज। जज मीन्स क्या है? जज प्रेसिडिंग मतलब सिविल कोड का जो भी जज होता है उसको जज ही बोला जाएगा। जैसे अभी सेशन कोर्ट मतलब सीआरपीसी जहाँ पे चलती है वहां पे मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जजमेंट। जजमेंट क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री। मतलब डिक्री पे अगर कोई जजमेंट आता है तो उसे जजमेंट माना जाएगा। ठीक है, जजमेंट डिबेटर एनी पर्सन अगेंस्ट whom decree has been passed or an order capable of execution। डिबेटर मतलब डेबिट समझ लेना, यहाँ पे डेबिट जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हो गई। मतलब दो आदमी है ए और बी, ए और बी है, दोनों में कुछ कारणवश बिजनेस से दोनों में अनबन हो गई है, इसके फेवर में डिक्री पास हो गई तो ये हो गया डिक्री होल्डर, और ये हो गया जजमेंट डिबेटर। मतलब इसके अगेंस्ट जजमेंट डिक्री पास हो गई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या गया है, कोई भी संपत्ति है या कोई भी प्रॉपर्टी है उस डिसीज्ड पर्सन मतलब मरे हुए इंसान की जो भी लीगल हायर्स है या इंटरमीडिएट्स है तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेसने प्रॉफिट, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेसने प्रॉफिट, कुछ लोग इसे मेंस प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। मेसने प्रॉफिट मतलब क्या है? रॉन्गफुल पोजीशन। कोई भी बंदा, मतलब मान लीजिए किसी का यह प्लॉट खरीदा हुआ है, किसी की जमीन है, खेत है, कोई माफिया इसके ऊपर पोजीशन मार देता है। कोई भी माफिया अगर इसके ऊपर पोजीशन मार देता है, रॉन्गफुल मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, समझो ए है, ये माफिया है, इसने क्या किया, बी के प्लॉट पे पोजीशन मार दिया, तो ये जो उस प्रॉपर्टी से पैसे कमा रहा है तो ये क्या हो गया, मेसने प्रॉफिट हो गया। वो मतलब इलीगल पोजीशन में जो वस्तु है, इस खेती से वो अनाज निकाल रहा है, सब निकाल रहा है, तो उसमें क्या हो गया, और उसकी कीमत बढ़ रही है तो वो मेसने प्रॉफिट हो गया। मतलब पहले जमीन सपोज 5 लाख की थी, अब ये 7 लाख की वैल्यू हो गया, तो ये भी उसका प्रॉफिट ही हो गया, तो वो मेसने प्रॉफिट में आता है। बट शॉल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट। अभी आगे क्या बोल रहा है, सपोज, तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये जो भी इसमें से ये करेगा, इनकम अर्न करेगा, वो बी की इनकम होगी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो बी की प्रॉपर्टी है इसलिए वो सारा इनकम बी का हो जाएगा। मगर ये अगर उस पे समझ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट करता है, मान लीजिए इस जमीन पे पेट्रोल पंप डाल दिया उसने, पेट्रोल पंप, अगर पेट्रोल पंप से जो भी इनकम हो रहा है वो ए का हो जाएगा, क्योंकि इसने इस पे इन्वेस्ट किया है, खुद का पैसा इसमें लगाया है, और बी का ये नहीं होगा। पेट्रोल पंप से जो भी इनकम आ रहा है वो ए का होगा, और इस खेत से जो भी इनकम आ रहा है वो बी का होगा, क्योंकि ये इसकी इन्वेस्टमेंट है, इसने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, और ये ने पेट्रोल पंप पे पैसा खर्च किया है, तो ये वाला प्रॉफिट इधर गया
ये वाला प्रॉफिट इधर गया। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि शॉल नॉट इंक्लूड वो प्रॉफिट जिसमें इंप्रूवमेंट इलीगल पोजीशन में है उस बंदे ने करी है, और उस बंदे में जिसकी प्रॉपर्टी है उसको अगर इनकम हो रहा है उसी के इन्वेस्टमेंट से, तो उसको मेसने प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी डेफिनेशन डिफिकल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। मेसने प्रॉफिट क्या है, बहुत से लोग इसमें गड़बड़ कर बैठते हैं, तो ये बहुत ही क्लियर हमने यहाँ पे समझा दिया है। मूवेबल प्रॉपर्टी, अब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हम क्या समझते हैं, कार, गोल्ड, हम समझते हैं कार है मूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, मतलब जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच सकते हैं। पर ग्रोइंग क्रॉप्स, खेत में आ रहे हैं क्रॉप्स, खेत में आ रहे हैं अनाज, वो तो जमीन से अटैच है, वो तो मूवमेंट नहीं करते, पर इसको जब यहाँ से काटा जाता है तो उसको बेच के प्रॉफिट भी कमाया जाता है। तो इसमें क्या बोला है, अगर ग्रोइंग क्रॉप जमीन से भी अटैच होंगे तभी उसको हम इमूवेबल नहीं, हम उसको मूवेबल ही मानेंगे। जमीन को हम मान लीजिए जमीन है, ये जमीन हो गई इमूवेबल, ये जमीन हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर उसके अंदर ऊपर जो क्रॉप्स आ रहे हैं, ये जो मतलब शुगर केन है, इसके ऊपर जो शुगर केन है इसको हम मूवेबल मानेंगे। आपको ये रूल सिर्फ सीपीसी के लिए ही लागू है, बाकी जगह पे इसका दिमाग मत चलाइए, ठीक है। बाकी जगह इसको आप बोलेंगे तो आपको लोग बेवकूफ निकालेंगे, बोलेंगे कि जमीन से जुड़ा है, आप इसको भागती हुई प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं, ठीक है। प्लीडर मीन्स आपको यहाँ पे ये मानना है। प्लीडर मीन्स क्या है, एनी पर्सन एंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड फॉर द अनदर कोर्ट इन द इंक्लूड्स। प्लीडर मतलब क्या है, एडवोकेट, वकील, इसको प्लीडर मान जाते हैं, सिंपल है। प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये याद रखना है, इसको रट्टा ही मारना है, इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। पब्लिक ऑफिसर पता है आपको, जज, गवर्नमेंट, ऑल इंडिया जितने भी सर्विसेज है उसमें से जो भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों को सरकार से सैलरी, हेल्थ में काम, पब्लिक हेल्थ में काम, पब्लिक हेल्थ में काम, पब्लिक हेल्थ में काम, पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले लोग हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, तो उनको पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन बहुत सारे क्लॉज होते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, कंटेनिंग द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर द सेक्शन 122 और 125, ये भी सेक्शन आपको याद रखने हैं। रूल 18 में ये बहुत कम पूछा जाता है, ये सेक्शन पूछे जाते हैं कि रूल 18 में, सेक्शन 18 और रूल डेफिनेशन में कौन से सेक्शन आते हैं, 122 125 से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। 19 में क्या है, शेयर इन कॉर्पोरेशन shall be deemed to include a stock debenture stock। शेयर उनको क्या है, 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 शेयर इन कॉर्पोरेशन माना जाएगा। ये भी सिंपल डेफिनेशन है। साइंड का मतलब है किसी कागज पे अगर आप मुहर लगाते हो, स्टैंपिंग करते हो, सिर्फ साइन नहीं, साइन के साथ अगर यहाँ पे स्टैंप इंप्रेस होगा तो उसको माना जाएगा साइंड, साइन डॉक्यूमेंट। कोर्ट इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है एज ए विटनेस या एज ए प्रूफ, तो जब उस पर स्टैंप होगा तभी उसको वो साइन माना जाएगा। सिर्फ ऐसी साइन मार दी तो उसको वो साइन नहीं मानेगा। होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत बोरिंग टॉपिक्स है, फिर भी हमें रट्टा मारना है मार्क्स के लिए, तो हमने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है इसमें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।